हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2025-26 2025-26 में कंप्यूटर का जो नया पैटर्न है, बेस्ट 40 क्वेश्चंस, जीरो टू हीरो, डे 1। आप जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम 28 दिसंबर को है, जबकि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम 1 फरवरी 2026 यानी 1 फेब 2026 को है। तो इसको लेकर कमर कस लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में मिलने वाले हैं आपको 40 क्वेश्चन, और यहां 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं? बिल्कुल सही, 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप लोग। लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, यहां से आपको पता चलेगा। और कोशिश करिएगा कि जितने भी सेशंस यहां पर मैं लूंगा उन सब में आप 40 में 40 स्कोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर कंप्यूटर का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट करके फिर टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको अगर आप टॉपिक वाइज मैनर में पढ़ना चाहते हैं और कंप्यूटर में फुल आउट फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। बेसिक टू एडवांस कोर्स आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, किसी भी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस कोर्स से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। लाइव रिकॉर्डेड मोड में आपको वीडियोस यहां पर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे। एक ऑफर भी यहां पर चल रहा है इस समय, कूपन कोड अप्लाई करिएगा, आपको दिख जाएगा माई सिलेक्शन, और जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे 492 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डैश मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट and transmit that information in the background to someone else। मतलब इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करता है। ऐसा कौन है जो इंटरनेट पर मॉनिटर करता है, गतिविधि की जानकारी गैदर करता है, पृष्ठभूमि में किसी और को प्रसारित करता है और किसी और को ट्रांसफर कर देता है? ऐसा कौन है? मैलवेयर है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, स्पैम है या वॉर्म है? बिल्कुल सही। जब भी क्वेश्चन में मॉनिटर शब्द मिलेगा, निगरानी मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? स्पाई करना, पीछा करना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पाईवेयर। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब एक प्रकार के क्या है? मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो नुकसान पहुंचाते हैं कंप्यूटर को। एडवेयर जो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आते हैं और उन पर क्लिक करने पर आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, दैट इज एडवेयर। स्पैम, जनरली हमें यह टर्म ईमेल में देखने को मिलता है। जब ईमेल में हमें क्या मिलते हैं? स्पैम्स, यानी अनवांटेड मेल, अनसॉलिसिटेड मेल, इज कॉल्ड स्पैम। और वॉर्म का मतलब क्या है? राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मैलवेयर जो कि बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, बिना ह्यूमन गतिविधियों के काम करता है, अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से रेप्लिकेट करता है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, दैट इज वॉर्म। जबकि वायरस के केस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है और वॉर्म के केस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, which of the following connections make use of phone line which carry digital signal instead of analog signals?
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन फोन लाइनों का उपयोग करता है जो एनालॉग सिग्नल के बजाय डिजिटल सिग्नल वहन करते हैं? डीएसएल, वाईफाई, डायल अप, सैटेलाइट या नन ऑफ दी अबव? बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो क्वेश्चन में दिखा है फोन लाइंस। जब भी फोन लाइन दिया होगा क्वेश्चन में, आंसर या तो डीएसएल होना चाहिए या डायल अप कनेक्शंस, क्योंकि फोन लाइन के लिए डीएसएल भी वैलिड है और डायल अप कनेक्शंस भी वैलिड है। अब इसके बाद क्या कुछ और भी हमें डेटा गिवन है? जी हां, विच कैरी डिजिटल सिग्नल। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि डीएसएल डिजिटल सिग्नल पे चलता है या डायल अप कनेक्शंस। डीएसएल जो है वो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, जबकि डायल अप कनेक्शंस एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल डिजिटल सिग्नल्स पर काम करेगा, जबकि डायल अप एनालॉग सिग्नल्स पर काम करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फोन लाइंस कनेक्शन कैरी डिजिटल सिग्नल, तो आंसर क्या हो गया? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डी फॉर डिजिटल, एस का मतलब सब्सक्राइबर और एल का मतलब लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? बाहरी पहुंच का मतलब, एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब कि कोई भी हैकर किसी भी प्रकार से सिस्टम को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए हम किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर या नन ऑफ दी अबव? एक्सटर्नल, बाहरी रोकने के लिए हमेशा हम किसका यूज करेंगे? फायरवॉल का। फायरवॉल क्या सॉफ्टवेयर है? जी हां, फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, प्रोसेस है, क्या है? तो आंसर होगा इट इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। बोथ ऑफ दीज लगाइएगा फायरवॉल के केस में। तो यहां पर क्या कह रहा है? विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? द आंसर इज फायरवॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ POP3 प्रोटोकॉल? निम्न में से POP3 प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत पसंद है IBPS को पोर्ट नंबर, है ना, क्वेश्चन आता जरूर है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये किस पोर्ट नंबर पर काम करता है? और आंसर है 110। क्या है आंसर POP3 के लिए? 110, 110 पोर्ट नंबर क्या होता है प्रोटोकॉल का? हर एक प्रोटोकॉल का एक नंबर असाइन होता है कि अगर प्रोटोकॉल ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो एरर आ जाए, और अगर POP3 प्रोटोकॉल काम नहीं करेगी सही से तो 110 नंबर की एरर आ जाएगी। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर। अब ईमेल के केस में 3 पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए। SMTP मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर है 25, वेरी इंपॉर्टेंट। POP3 मेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर अभी आपने देखा 110। और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यह भी मेल को रिसीव करने वाली प्रोटोकॉल है और इसका पोर्ट नंबर है 143। तो ये तीनों पोर्ट नंबर याद कर लीजिए। SMTP 25 बाय डिफॉल्ट, POP3 110 बाय डिफॉल्ट और IMAP का 143 बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, डैश होल्ड एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए डैश सक्रिय मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है? स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या नन ऑफ दी अबव? हम जानते हैं कि एड्रेस को होल्ड करने का काम रजिस्टर का होता है, लेकिन ऐसा कौन सा रजिस्टर है
जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है? करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में भी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। क्या आंसर है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कौन सी आती है? कैशे मेमोरी। और कैशे के बाद नंबर आता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। और ये रजिस्टर किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन, पूछते जरूर हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। बताओ, डैश को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है? हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे या नन ऑफ दी अबव? प्रोटोकॉल कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? जो एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर दे। और जब दो अलग अलग प्रोटोकॉल की बात आती है तो हम कौन सी डिवाइस को चुनते हैं? बिल्कुल सही, गेटवे। जब दो अलग अलग प्रोटोकॉल की बात होती है तो हम गेटवे को चुनते हैं। जब सिमिलर प्रोटोकॉल की बात होती है तो हम ब्रिज को चुनते हैं। तो यहां पर प्रोटोकॉल कन्वर्टर की बात हो रही है, कन्वर्ट करने वाला। इसका मतलब प्रोटोकॉल कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। और अलग अलग के केस में हम लोग किसका यूज करेंगे? गेटवे का। सो द करेक्ट आंसर इज गेटवे। गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्क, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज गेटवे। नेक्स्ट, डैश मीन्स सेंडिंग डेटा और अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। डैश का अर्थ है आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा या फाइल को भेजना। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं कंप्यूटर में, है ना? ये भी चैलेंज है और वो भी सही। तो जब तक पकड़ नहीं होगी कॉन्सेप्ट पर, है ना, नहीं कर पाएंगे। फेल भी हो जाते हैं कैंडिडेट और 40 में से 40 क्वेश्चन भी सही करते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पर कि कितने अच्छे से आप इस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाते हैं। सेंडिंग डेटा और अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से फाइल को लोड करना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। अपलोड करते हैं फाइल्स को, तो आंसर क्या होगा? अपलोड होगा। और डाउनलोडिंग का मतलब सर्वर पर कोई डेटा है और आप अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डाउनलोडिंग। यस। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज। बताइएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्टोरेज, टर्शरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, और ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, जिसका यूज बैकअप के लिए करते हैं, है ना? ज्यादातर इसमें हम क्या करते हैं? बैकअप मेंटेन करते हैं। सेकेंडरी हार्ड डिस्क हो गई एक्सटर्नल वाली, पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। जबकि प्राइमरी मेमोरी में क्या आएगा? रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, और सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब बैकअप वाली डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 महत्वपूर्ण कार्यों को सही क्रम में बताइए कौन सा है? तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होगा? इनपुट होगा, डेटा को इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट जनरेट होगा और आउटपुट के बाद उसको स्टोर करेंगे। यानी पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट होगा और फिर स्टोरेज। यानी आईपॉस भी इसको बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड
IPOS. Next, in PowerPoint, two kinds of sound effect files can be added to the presentation are. PowerPoint में दो तरीके के साउंड इफेक्ट फाइल प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं. कौन कौन सी? PowerPoint में अगर हम बात करें और साउंड वाली फाइल्स की बात करें, यानी ऑडियो फाइल्स, तो दो तरीके की ऑडियो फाइल्स होती हैं PowerPoint में. एक WAV फाइल जिसको वेव फाइल भी बोलते हैं, और दूसरा मिड फाइल जिसको MIDI के नाम से भी जानते हैं. तो आंसर क्या होगा? वेव, WAV और MID यानी मिड फाइल्स. याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है. इन पावरपॉइंट में दो तरीके की साउंड इफेक्ट फाइल प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं. कौन कौन सी? WAV और MID मिड फाइल्स फॉर द ऑडियो पर्पस. नेक्स्ट, कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर. बताइए कौन सा कंप्यूटर के तत्व CPU को आंतरिक संग्रहण स्टोरेज प्रदान करता है. अब आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना होगा? नेटवर्किंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैलवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर आपका सॉफ्टवेयर टॉपिक आ जाता है, डेटाबेस से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, जिसको आप नॉर्मली नंबर सिस्टम बोलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड्रॉयड के वर्जन, आपके सुपर कंप्यूटर के रिगार्डिंग, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड, कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो अलग अलग जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़ना होगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड, ना ज्यादा पढ़ना है आपको ना कम पढ़ना है ना. तो सभी टॉपिक्स पर पकड़ बनानी है. चलिए बताइए कौन सा कंप्यूटर के तत्व CPU को आंतरिक संग्रहण स्टोरेज प्रदान करता है. क्या होगा आंसर? तो CPU के अंदर क्या क्या होता है? 3 चीजें होती है जनरली. कंट्रोल यूनिट CU, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशन पर्पज से, और तीसरी है मेमोरी यूनिट. यहां CU तो दिया नहीं है, ALU भी नहीं दिया है, मेमोरी यूनिट भी नहीं दिया है, लेकिन मेमोरी यूनिट का दूसरा नाम है रजिस्टर, जो CPU के अंदर होता है. तो मिल गया आंसर, दैट इज रजिस्टर. अब जरा देखो यहां पर CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोला जाता है ना. तो आंसर क्या हो गया? दैट इज रजिस्टर, विच इज अगेन अ फास्टेस्ट मेमोरी. सबसे तेज एक्सेस होने वाली मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूज ड्राई इंक पाउडर. प्रिंटर से भी क्वेश्चन जरूर आता है. टाइप्स ऑफ प्रिंटर, स्पीड ऑफ प्रिंटर, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, 3D प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, फाउंडर ऑफ प्रिंटर से रिलेटेड है ना. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर शुष्क स्याही इंक पाउडर का उपयोग करता है. ड्राई इंक पाउडर का यूज होने वाला प्रिंटर कौन सा है, जिसको टोनर भी बोलते हैं. ड्राई इंक पाउडर को टोनर भी बोला जाता है, और आंसर है लेजर प्रिंटर. ऑप्शन नंबर 3. इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिजेस का यूज होता है, जबकि ड्राई इंक पाउडर लेजर प्रिंटर में यूज होता है टोनर के फॉर्मेट में, है ना. तो टोनर आए या ड्राई इंक पाउडर आए, आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर. और लेजर प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापते हैं? द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, बताइएगा, दैट इज इन PPM, पेजेस पर मिनट. थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या प्लॉटर, इन सबकी स्पीड को PPM यानी पेजेस पर मिनट में नापा जाता है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फाउंडर या इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटर. अब एग्जामिनर को 3D प्रिंटर भी बहुत अच्छा लगता है,
है ना, और यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेटेस्ट हो गया ना ये भी। 3D प्रिंटर के संस्थापक या आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 3D प्रिंटर किसने बनाया? चुक हुल। किसने? चुक हुल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नमस्कार अंकल जी, है ना, ये है मिस्टर चुक हुल, जो 3D प्रिंटर के इन्वेंटर और पापा यानी फाउंडर हैं। यस, 3D प्रिंटर आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में यूजफुल, दैट इज 3D प्रिंटर। नेक्स्ट, इंडियन व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव डेवलप्ड बाय जोहो। जोहो आजकल बहुत चल रहा है, आप जान रहे हैं, बहुत सारी न्यूज हैं, यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आएंगे, जीए में भी और कंप्यूटर में भी। बताइए, जोहो द्वारा विकसित भारतीय व्हाट्सएप विकल्प क्या है? व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव में जोहो कंपनी के द्वारा जो विकल्प लॉन्च किया गया वो क्या है? संदेश एप्लीकेशन, आरटाई, जियो चैट, हाइक या टेलीग्राम? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर द करेक्ट आंसर इज आरटाई, है ना, नाम तो सुना ही है आप लोगों ने। ये किसका ऑल्टरनेटिव है? व्हाट्सएप का इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, दैट इज आरटाई। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स में गेट इन्फेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड अ डैश वायरस। क्या होगा आंसर? आपकी वर्ड दस्तावेज फाइलें जैसे एमएस वर्ड फाइल, एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल या अन्य डेटा फाइल्स किस वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित हो सकती हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी फाइल्स पर अटैक कर रहा है? रैंसमवेयर, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या ऑल ऑफ दीज? सही जवाब होगा मैक्रो वायरस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जानी दुश्मन है ना, याद रखिएगा, दैट इज मैक्रो वायरस। आपने यह भी पढ़ा है ना कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्रोज नाम का एक फीचर होता है जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, और उसी से यह टर्म निकल के आया, दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली? निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण मीडिया केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस। दो तरीके की एक्सेस होती है, एक सीक्वेंशियल और एक रैंडम। सीक्वेंशियल एक्सेस में आता है मैग्नेटिक टेप, जबकि रैंडम एक्सेस में बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको काउंट किया जाता है। तो सीक्वेंशियल का मतलब जो स्टेप बाय स्टेप करके जिसमें डेटा को हम निकाल पाए। पुराने जमाने में यूज होता था क्या? मैग्नेटिक टेप, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। याद है ना वो टेप जिसमें ऐसी बड़ी सी एक लाइन होती थी, थ्रेड होता था, है ना, फिर आप उसको गोल गोल करके घुमाते थे, पहले निकालते थे फिर चढ़ाते थे, यही तो है, दैट इज मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल एक्सेस के टर्म्स में अनुक्रमिक पहुंच जो प्रदान करता है। नेक्स्ट, द कॉपी कमांड सेव्स द कंटेंट टेम्परेरली टू दी। कॉपी कमांड सामग्री को अस्थायी रूप से सहेजता है क्या? जब भी हम एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में डेटा को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो कुछ समय के लिए कहां पर स्टोर होता है? बिल्कुल सही, दैट इज इन क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, क्लिपबोर्ड। और जब हम पेस्ट कर देते हैं उसको तो क्या वो चला जाता है? जी नहीं, क्योंकि फिर हम कितनी भी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो जब तक हम दोबारा कोई दूसरा कंटेंट कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो वहीं पर रहेगा। यस, तो आंसर क्या होगा? क्लिपबोर्ड। द कॉपी कमांड सेव्स या कट कमांड, कॉपी और कट दोनों जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करके रखते हैं वो कहां पर है? दैट इज इन क्लिपबोर्ड। अब एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में आपको होम टैब में नीचे क्लिपबोर्ड टैब भी दिखाई देगा, है ना, ये होता है क्लिपबोर्ड, देख सकते हैं यहां पर आप। नेक्स्ट, मॉडेम इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल इज कैटेगराइज्ड एज डैश डिवाइस। मॉडेम एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर पेरिफेरल है, नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, जिसे डैश डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताओ
इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेस। मॉडेम क्या होता है ये तो आप जानते होंगे। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ मॉडेम। और मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट दोनों है ना, दैट इज कैटेगराइज्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनपुट आउटपुट डिवाइस। याद रखिएगा, ये सिर्फ इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन है दोनों का, इनपुट और आउटपुट का। यस, नेक्स्ट। विच फंक्शन की ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन एमएस वर्ड 2021? शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चन आएंगे। अब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, यहां से क्वेश्चन कई बार बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आईबीपीएस खेल करता है, या तो एमएस ऑफिस से बहुत सारे पूछ लेगा या एमएस ऑफिस से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ईमेल, ईमेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ईमेल टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना होगा। अब मुझे बताओ, फाइंड एंड रिप्लेस की फंक्शन की कौन सी है? F5। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब 3 इडियट्स मूवी देखिए ना आपने, यस, वहां पर इसका यूज किया गया था, फाइंड एंड रिप्लेस का। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H, और इसकी जो फंक्शन की है वो है F5। तो अगर शॉर्टकट की पूछें तो Ctrl+H हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस, और अगर फंक्शन की पूछें तो F5 हो जाएगा। सारी फंक्शन की आपको याद होनी चाहिए। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, F3 सर्च। इस तरीके से जितनी भी फंक्शन की हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर एमएस वर्ड 365? बताइए, एमएस वर्ड 365 के अंतर्गत कितने प्रकार के चेंज केस विकल्प उपलब्ध है? अब एग्जामिनर को चेंज केस एमएस वर्ड में बहुत पसंद है। चेंज केस कितने अवेलेबल हैं? दैट इज 5 टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। कितने हो गए? 5। और चेंज केस की क्या कोई शॉर्टकट की भी है? जी हां, और ये भी बहुत फेमस, दैट इज Shift+F3। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि Shift+F3 किसकी शॉर्टकट की है? तो आंसर होगा चेंज केस की। चेंज केस की शॉर्टकट की बताइए, तो आंसर होगा Shift+F3। कितने तरीके के चेंज केस होते हैं? 5। सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। यस, नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ DRAM इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक? किस प्रकार की DRAM सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है? SRAM, PRAM, ERAM, SDRAM या MRAM? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रैम कितने तरीके की होती है। रैम जो कि प्राइमरी मेमोरी है और टेम्परेरी भी है, फास्टेस्ट भी है, लेकिन सबसे फास्ट नहीं है रैम, है ना, क्योंकि सबसे फास्ट रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर रैम है, तीसरे नंबर पे आती है। तो रैम हमारी 3 प्रकार की होती है बेसिकली, स्टैटिक, डायनेमिक और एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जो कि एक डायनेमिक रैम का ही एक टाइप है ना। तो आप 2 भी बोल सकते हैं कि ब्रॉडली रैम 2 तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, और डायनेमिक रैम फर्दर क्लासीफाई है एसडी रैम में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो यहां पर इसी के बारे में बात हो रही है। विच टाइप ऑफ डी रैम इज सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक? क्लॉक के साथ में कौन सी रैम सिंक होती है? आंसर है एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। और ये क्लॉक कौन सा है? इस क्लॉक को बोलते हैं सीमॉस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से इसको जानते हैं। आप लोग ने देखा होगा अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फोन में डेट और टाइम आपको दिखता रहता है हर समय। अगर आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके 1 घंटे के बाद भी अगर ओपन करेंगे तो भी डेट और टाइम आपको अपडेटेड ही मिलेगा। अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को अगर बंद करके
दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते के बाद भी अगर खोलेंगे या एक महीने बाद या एक साल बाद भी, तो भी डेट और टाइम आपको सेट नहीं करना होगा, ऑलरेडी आपको अपडेटेड ही मिलेगा। तो इसका मतलब कोई ऐसी मेमोरी है जो उसको लगातार अपडेट कर रही है, कोई बैटरी उसमें लगी हुई है जो निरंतर काम कर रही है, दैट बैटरी इज कॉल्ड सीमॉस बैटरी। और ये काम किसका है? सिंक्रोनाइज करने का, सामंजस्य बैठाने का। तो आंसर है इन मोहतरमा का, दैट इज एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ कुछ समझ में आया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज नाउ फंक्शन रिटर्न इन एक्सेल? एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या लौटाता है? ये मैंने आपको कैसे याद कराया था कि नाव पर दो लोग बैठकर जा रहे हैं, नाव का मतलब बोट, और बोट पे दो लोग बैठकर जा रहे हैं, एक डेट है और एक टाइम है। तो आंसर क्या होगा? नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? दोनों, करेंट डेट एंड टाइम बोथ। यस, तो एक्सेल में, एक्सेल शीट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहां से तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो एक्सेल शीट से ही पूछ लिए जाते हैं, इवन ज्यादा भी। तो एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? एक्सेल की ही है। तो नाउ फंक्शन का यूज किसमें करते हैं? टू रिटर्न करेंट डेट एंड टाइम के लिए। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर रेफर्ड टू एज। किसी नेटवर्क में भाग लेने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? क्लाइंट, सर्वर, नोड्स, सीपीयू या ऑल ऑफ दीज। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं, उन्हें नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? दीज आर कॉल्ड नोड्स। नोड्स का मतलब वो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो फैक्स मशीन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। दैट ओवरऑल टर्म जो उसको दिया गया है, जो अंब्रेला टर्म दिया गया है, दैट इज कॉल्ड नोड्स। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। परीक्षण के आधार पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ट्रायल बेसिस का मतलब, परीक्षण का मतलब स्टार्टिंग में फ्री, बाद में पेड। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो 15 दिन के ट्रायल पीरियड, 7 दिन के ट्रायल पीरियड में मिलते हैं, और उसके बाद आपको पेमेंट देकर उसे परचेज करना होता है ना? जैसे एंटीवायरस हो गए कई सारे। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, नैगवेयर, शेयरवेयर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज शेयरवेयर। जो ट्रायल बेसिस पर सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयरवेयर बोलते हैं। फ्रीवेयर वो होते हैं जो पूरी तरीके से फ्री होते हैं, जैसे ब्राउजर्स हो गए, है ना, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओपन सोर्स का मतलब जिनका सोर्स कोड आप देख सकते हैं, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड आप देख सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। नैगवेयर का मतलब जो आपको इरिटेट करते हैं, जो परेशान करते हैं, क्लिक मी, मेरे ऊपर क्लिक करो, बाय करो, ऐसे, दीज आर कॉल्ड नैगवेयर। और शेयरवेयर का मतलब जो स्टार्टिंग में फ्री हैं ट्रायल बेसिस पर, बाद में पेड हैं, दीज आर कॉल्ड शेयरवेयर। जैसे विनजिप हो गया, विनरेयर हो गया। डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। अब देखो, नेटवर्किंग टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो प्रोटोकॉल भी होता है, वो टोपोलॉजीज से भी आते हैं, ओएसआई मॉडल से भी आता है ना। टोपोलॉजीज में जितनी भी टोपोलॉजीज हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग से भी आते हैं, केबल से भी क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ केबल्स, वाईफाई नेटवर्क, मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, है ना, सबनेटिंग से क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं नेटवर्किंग में भी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बताइए मुझे, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट इन मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। डैश प्रोटोकॉल इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है। फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो आंसर टीसीपी आईपी ही होना चाहिए।
क्योंकि सबसे बेसिक नेटवर्क जो माना जाता है वो कौन सा है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसने नींव रखी, जिसने फाउंडेशन रखी, दैट इज TCP/IP। HTTP क्या है? इसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है HTTP को। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका यूज हम लोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दैट इज FTP। टेलनेट क्या है? एक रिमोट प्रोटोकॉल है, जिसको दूर बैठकर भी हम एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर को वाया टेलनेट। और SMTP तो आप जानते हैं, मेल भेजने वाली प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन। कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इन्हें ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। और ये आपके आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, डेली यूज में आने वाले सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एंटीवायरस, कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, दीज आर कॉल्ड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस। नेक्स्ट, which shortcut key is used to open incognito mode in Google Chrome? ब्राउजर से भी क्वेश्चन आते हैं, सर्च इंजन से भी क्वेश्चन आते हैं, कुकीज, इंटरनेट से काफी क्वेश्चन बनते हैं। वो चाहे ब्राउजर हो गया, चाहे सर्च इंजन हो गया, हैकिंग से क्वेश्चन हो गया, कुकीज से क्वेश्चन हो गया, URL हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, या कोई टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट वाली कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, वहां से क्वेश्चन। बताओ, तो इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+N। वेरी गुड। इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है सीक्रेट मोड, है ना, एक ऐसा सर्च मोड जिस पर आप जो भी सर्च करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी हिस्ट्री नहीं क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। एनोनिमस मोड भी बोलते हैं इसको। Ctrl+Shift+N इज दी शॉर्टकट की। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि Ctrl+Shift+N किसकी शॉर्टकट की है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? टू ओपन द इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो हर एक क्वेश्चन को दोनों तरफ से याद रखने की कोशिश करिएगा। तो 40 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो सोच लीजिए 80 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। यस। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड? वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब गढ़ा गया था? IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? थिंग्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना ही IoT होता है। जैसे स्मार्ट वॉच क्या इंटरनेट से कनेक्टेड है? यस, कनेक्टेड है ना, तो ये IoT हो गया। दूसरी डिवाइस, जैसे आपके घर में कई सारी चीजें होंगी जिन्हें आप इंटरनेट से कनेक्ट करके रख सकते हैं। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई सिग्नल्स हो गए, है ना, जिसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके घर में जो स्पीकर्स हो गए, है ना, उन्हें आप ब्लूटूथ से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आजकल तो पूरा घर ही इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। CCTV कैमरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, यू कैन वॉच द रियल टाइम थिंग्स, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ IoT। तो IoT का जो टर्म है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? दैट इज 1999 में। और इसके पीछे जो पर्सन है दैट इज मिस्टर केविन एस्टोन। मिस्टर केविन एस्टोन फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन 1999। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? तो इनका कहना यह है कि धीरे धीरे हम अपने पूरे घर को,
है ना। जैसे आजकल आप अपने फैंस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो रिमोट से कर सकते है ना, वैसे ही हर एक चीज को आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए। यही कॉन्सेप्ट कहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट बताइए, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन। सबसे फेमस क्वेश्चन बताइए, जब मैक एड्रेस ज्ञात हो तो आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। जब भी आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात हो तो आंसर होगा आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर मैक एड्रेस को फाइंड करने की बात हो तो आंसर होगा एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात हो तो आंसर क्या होगा, आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, फाइंड आईपी एड्रेस आरएआरपी और फाइंड मैक एड्रेस एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर a user has deleted them. These are called as, उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद कुछ कुकीज स्वचालित रूप से फिर से बनाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। थर्ड पार्टी, ज़ॉम्बी, परसिस्टेंट, सेशन या ऑल ऑफ दीज। कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डेटा हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं बिना हमारी परमिशन के कुकीज में स्टोर हो जाता है। और ये कुकीज भेजता कौन है, सर्वर। स्टोर कहां पर होता है, क्लाइंट यानी ब्राउजर में। और ऐसी कुकीज जो कभी डिलीट नहीं होती या डिलीट होने के बाद फिर से रिकवर हो जाती हैं, इन्हें बोलते हैं ज़ॉम्बीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जो कभी मरती नहीं, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी कुकीज। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। बताइएगा, आईपी एड्रेस या डीएनएस हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है। क्या आईपी एड्रेस बदला जा सकता है? जी हां, हैकर यही करते हैं, आईपी एड्रेस को बदल लेते हैं, डोमेन नेम सिस्टम को बदल लेते हैं। और इसको बदलना क्या कहलाता है, दैट इज स्पूफिंग। आईपी एड्रेस को बदलना, डीएनएस को बदलना, नेटवर्क में गड़बड़ी करना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। स्पूफ का मतलब होता है चकमा देना। तो क्या ये बदलकर चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं? जी हां, है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। स्निफिंग अटैक क्या होता है, स्निफर्स। स्निफिंग का मतलब होता है अपनी पहचान को छुपाकर काम करना। स्निफ करके पहचान को छुपाना फिर काम करना स्निफिंग अटैक में आता है। फिशिंग का मतलब यूजर नेम और पासवर्ड को बदल देना, डुप्लीकेट वेबसाइट क्रिएट करना, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी करना, यह सब फिशिंग में आएगा। स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग कोई अटैक नहीं है। स्पूलिंग का मतलब होता है प्रिंटर जब प्रिंट आउट के समय क्यू में लगाता है चीजों को, दैट इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। जब कई लोगों ने प्रिंट आउट दिए और कई लोगों ने एक ही प्रिंटर पर प्रिंट आउट दिया, तो प्रिंटर उसको 1 बाय 1 करके क्या करेगा, क्यू में लगाएगा, और इस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है। विशिंग क्या होता है? फिशिंग का ही प्रकार है, दैट इज विशिंग। यहां पर आपको वॉइस कॉल आती है और आपसे आपके बैंक की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ना। कुछ दूसरी फीमेल्स कॉल करती हैं और कोशिश करती हैं कि आपको झांसे में लेकर, है ना, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन निकाल ली जाए, दैट इज कॉल्ड अ विशिंग अटैक। यस, बच के रहना रे बाबा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस। नेक्स्ट बताइए, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड। समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सिमिलर प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात हो, डिफरेंट नेटवर्क की बात हो तो गेटवे होगा। सिमिलर प्रोटोकॉल, एक जैसी प्रोटोकॉल, एक जैसी नेटवर्क की बात हो, एक जैसे टोपोलॉजीज की बात हो, सिमिलर टोपोलॉजीज की बात हो, तो आंसर ब्रिज होगा,
क्या ब्रिज दिया है? जी हां, लगा दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन? कह रहा है ऐसी कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जिसमें सबसे धीमे प्रकार के कनेक्शन होते हैं? सबसे स्लो काम करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? डायल अप कनेक्शंस। डायल अप कनेक्शन को सबसे स्लो माना जाता है, या डायल अप मॉडेम भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डायल अप कनेक्शंस या डायल अप मॉडल्स। वहीं पर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस सबसे फास्ट माने जाते हैं। ब्रॉडबैंड आर फास्ट whereas dial-up modems are slowest connections. Next, which generation of computers saw the widespread use of GUI? कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन। बताओ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रयोग किस कंप्यूटर जनरेशन में किया गया? GUI का कॉन्सेप्ट देने वाले पर्सन है एलन के, और जिस कंपनी में इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया, जिस रिसर्च सेंटर में इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया, वो है पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। और GUI का जो कॉन्सेप्ट है ये 4th जनरेशन में आया। तो करेक्ट आंसर होगा 4th जनरेशन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आया। उसी जनरेशन में आपका GUI भी आया। तो द GUI वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एट Xerox पारसी। Xerox पारसी के द्वारा बाई एलन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो याद रखिएगा, डेवलप किसने किया? जिस कंपनी ने, जिस रिसर्च सेंटर ने, दैट इज कॉल्ड Xerox पारसी, जिसको पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर भी बोलते हैं। पारसी की फुल फॉर्म ही यही है, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। Xerox कई बार आप लोग बोलते हैं ना, जब फोटोस्टेट करवाते हैं तो टर्म यूज करते हैं Xerox, तो वो एक रिसर्च सेंटर ही है जिसका पूरा नाम है Xerox पारसी, और जिसने बनाया दैट इज कॉल्ड एलन के। तो GUI के फाउंडर कौन है? एलन के। नेक्स्ट, अच्छा GUI का मतलब आपको पता है ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे माउस एक GUI डिवाइस है जिस पर क्लिक करने मात्र से ही काम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ GUI। एक क्लिक पर फाइल ओपन हो गई, डबल क्लिक पर, एक क्लिक पर उसका नाम चेंज कर दिया आपने फाइल या फोल्डर का, है ना, राइट क्लिक करके। तो जो सिंगल क्लिक्स पर काम होते हैं दैट इज कॉल्ड अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस होता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस या कंसोल यूजर इंटरफेस, जहां कीबोर्ड का यूज होता है ना, माउस का नहीं। दैट इज कॉल्ड अ कमांड यूजर इंटरफेस, जहां आप कीबोर्ड की मदद से कमांड देते हैं। MS-DOS is the best example of CUI. Yes, और GUI का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI बेस्ड। लाइनेक्स CUI प्लस GUI दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहां पे कमांड भी यूज हो सकते हैं, जहां पे ग्राफिक्स के द्वारा भी काम होता है। नेक्स्ट बताइए, टोपोलॉजीज लाइक बस, स्टार, रिंग, ट्री कम्स अंडर विच लेयर इन OSI मॉडल? क्या होगा आंसर? कह रहे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग और ट्री टोपोलॉजी, यही तो होती है टोपोलॉजीज। बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ये किस लेयर में आती हैं OSI मॉडल में? OSI मॉडल का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। 7 लेयर्स होती हैं, और जितनी भी टोपोलॉजी हैं वो सब लेयर 1 में आती है। लेयर 1 का मतलब फिजिकल लेयर। आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फिजिकल लेयर। तो जब कभी भी टोपोलॉजीज की बात हो तो आंसर क्या लगा दीजिएगा? फर्स्ट लेयर, दैट इज फिजिकल लेयर। याद है ना लेयर्स के नाम? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, बीच में ट्रांसपोर्ट, है ना, जो बीच वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, दीज आर द लेयर्स। नेक्स्ट, The operating system used to operate the mobile phone is called? बताइए, मोबाइल फोन में संचालित करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अब आप कहेंगे कि सर मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं वो iOS है या एंड्रॉइड है ना, एप्पल का iOS या फिर गूगल का एंड्रॉइड। लेकिन ये जो मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो आंसर हो जाएगा एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है जो स्पेशल पर्पस से बनाए गए, जैसे कार में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, कार में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो भी कौन से हैं, एम्बेडेड हैं। रोबोटिक्स में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे हैं, जो स्पेसिफिकली उनके लिए डिजाइन किए गए, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ हार्डवेयर डिवाइस। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है। फर्मवेयर, स्पाईवेयर, बूटिंग, ड्राइवर या 1 and 2, बताइएगा। बिल्कुल सही। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइवर्स की। बिना ड्राइवर के हार्डवेयर नहीं चल सकता। आंसर क्या होगा, दैट इज ड्राइवर। जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर के ड्राइवर की रिक्वायरमेंट, वेब कैम को चलाने के लिए वेब कैम के ड्राइवर की रिक्वायरमेंट। जितने भी हार्डवेयर है उनको चलाने के लिए उनके ड्राइवर्स ही तो इंस्टॉल किए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राइवर। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। बताइएगा। डैश एक अत्यंत तेज मेमोरी प्रकार है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। रजिस्टर, रैम, रोम, कैशे या फ्लैश मेमोरी। बफर के रूप में रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी काम करती है वो कौन सी है, कैशे मेमोरी। यस, क्योंकि सीपीयू यानी प्रोसेसर और रैम यानी प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनके बीच में जो बफर के तरीके से एक्ट कर रही है फास्टर मेमोरी कौन सी होगी, कैशे मेमोरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कैशे। सबसे फास्टेस्ट की बात होती तो रजिस्टर होता, तो जब भी फास्टेस्ट की बात होगी तो हमें क्या ढूंढना होगा, रजिस्टर या कैशे या रैम, इन्हीं में से ढूंढना होगा। यस। नेक्स्ट, विच रैम यूज्ड इन कंप्यूटर्स और इन लैपटॉप। कौन सी ऐसी रैम है जो आपके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में लगी होती है। देखो, रैम तो दो तरीके की है, स्टैटिक और डायनेमिक, या डायनेमिक का एडवांस्ड फॉर्म एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो कह रहा है लैपटॉप में कौन सी रैम यूज होती है, स्टैटिक रैम तो नहीं होती, क्योंकि स्टैटिक रैम का यूज होता है कैश मेमोरी को बनाने के लिए जो कि फास्टेस्ट है। डायनेमिक रैम का यूज होता है लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में। तो आंसर क्या होगा, दैट इज डायनेमिक रैम, which is used in our laptops, in our computers, in our mobile phones, that is the dynamic RAM। और SD RAM क्या है, SD RAM synchronous dynamic RAM, जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात करी थी, जो सिंक कर रही है डेटा को डेट और टाइम के साथ CMOS बैटरी के रिस्पेक्ट में, that is called a SD RAM। नेक्स्ट, रोम का काम क्या होता है ना, यहां पे रोम भी लिखा हुआ है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रोम, बताइए। रीड ओनली मेमोरी, ये भी तो प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है रोम। और इसका इस्तेमाल करते हैं बूटिंग के टाइम पर। जब कंप्यूटर को बूट करवाना होता है तो बूटिंग की फाइल्स को स्टोर करने के लिए किसका यूज करेंगे, रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। फर्मवेयर, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। याद आया, द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम विच हेल्प्स इन द बूटिंग पर्पस इज कॉल्ड फर्मवेयर। रोम कई तरीके की है, ईपीरोम, ईपीरोम, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, डैश इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS Word 2019 या 2021। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस। चलो सब करवा देंगे क्वेश्चन लगभग, है ना। प्रैक्टिस सब क्वेश्चंस की होगी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस रिवीजन करते रहिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। MS Word 2019 या 2021 में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। MS Word में स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए किसका यूज करेंगे,
बहुत ही सिंपल है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। स्पेलिंग और ग्रामर, कि स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं, ग्रामर में कोई गलती तो नहीं, तो इसके लिए F7 का यूज करते हैं। जबकि थेसोरस की अगर बात करें, एंटोनिम और सिनोनिम की अगर बात करें, तो शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में स्पेलिंग और ग्रामर दिया हो तो F7 हो जाएगा, और अगर थेसोरस दिया हो तो शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा, है ना, इतना ही डिफरेंस है बस खाली। तो आंसर इज F7 फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। 40 क्वेश्चन हो गए, 40 में से कितने सही हुए जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको अगेन मुझे कमेंट करके बताना है। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है। डैश इज अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल एप्लीकेशन बट एक्चुअली कंटेन अ मैलिशियस कोड। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में दुर्भावनापूर्ण होता है। इसे क्या बोलते हैं? दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, दिखाता है कि बहुत यूजफुल है लेकिन होता नहीं है। तो ऐसे मैलवेयर को क्या बोलेंगे? रूट किट, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इफ यू नो देन यू नो, इफ नो देन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। यस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन आपको, है ना? उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये सेशन लगातार आपका चलता रहेगा आपके एग्जाम तक, है ना, जो आपको बूस्टअप करेगा आपके रिवीजन प्रोसेस में। जो आप लोगों ने कोर्स के तहत टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उन टॉपिक्स में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस, है ना, आपको यहां पर मिलते रहेंगे। तो एक बार कोर्स को कंप्लीट करिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं इनको साथ ही साथ करते रहिए। तो गारंटी है कि आप 40 में 40 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे इन जस्ट 15 मिनट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। यस, फॉर IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क, फॉर GBO, फॉर स्केल 3, है ना, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। बेसिक टू एडवांस, SSC एग्जाम, इंश्योरेंस लेवल एग्जाम, सबके लिए बेनिफिशियल है ये। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इस कोर्स से जुड़ने के बाद फिर किसी दूसरी बुक और PDF या वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। दैट इज सफिशिएंट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस एज पर द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। यस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसा लगा इस सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए नेक्स्ट सेशन के साथ, डे 2 के साथ, जहां पर अगेन बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस।